विस्तार से आपको खबरें बताएंगे। सबसे पहले बात थाईलैंड और कंबोडिया की, क्योंकि एक बार फिर से यहां हिंसा भड़क गई है इन दोनों देशों के बीच। थाईलैंड ने सोमवार सुबह F-16 फाइटर जेट से कंबोडिया में कसिनो पर एयर स्ट्राइक की। जी हां, थाई सेना का आरोप है कि यह कसिनो असल में कंबोडियाई सैनिकों का बेस बन चुका था, जहां भारी हथियार और ड्रोन रखे जा रहे थे। इसके अलावा कंबोडिया अपनी सेना को नई जगहों पर तैनात कर रहा था। इसी वजह से उसे हवाई हमला करना पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों सेनाओं की गोलीबारी में अब तक थाईलैंड का एक सैनिक मारा गया है और 8 सैनिक घायल हैं। थाईलैंड कंबोडिया के बीच मई में 5 दिन तक लड़ाई चली, जिसमें 30 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इसके बाद अक्टूबर में दोनों देशों ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की मौजूदगी में शांति समझौता किया था। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच लंबे समय से प्री वियर और ता मुएन थॉम जैसे प्राचीन मंदिरों को लेकर सीमा विवाद है। ये मंदिर दोनों देशों की सीमा के बिल्कुल पास स्थित है और आसपास के जमीन पर दोनों देश अपना अपना दावा करते हैं। कंबोडिया ने थाईलैंड के आरोपों को झूठा बताया है। इसका कहना है कि उसने कोई हमला नहीं किया है और वो सभी मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से ही सुलझाना चाहता है। थाई सेना कई दिनों से उकसाने वाली हरकतें कर रही है। इस लड़ाई की वजह से बॉर्डर के पास रहने वाले थाईलैंड के बहुत से लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। थाई सरकार का कहना है कि उसने लगभग 70% नागरिकों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया है। इस दौरान एक नागरिक की मौत भी हुई, लेकिन सरकार का कहना है कि उसकी मौत बीमारी की वजह से हुई। 3 नागरिक भी थाई फायरिंग में घायल हुए हैं, सूचनाएं मिली हैं और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। इस बीच मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने बढ़ती लड़ाई पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि ये झड़पें उस मेहनत को बर्बाद कर सकती हैं जिनकी वजह से दोनों देशों के बीच संबंध थोड़े स्थिर हुए थे। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद 118 साल पुराना है। इसका केंद्र प्री विहार और ता मुएन थॉम जैसे प्राचीन मंदिर हैं, जो दोनों देशों की सीमा के बेहद करीब हैं। 1907 में जब कंबोडिया फ्रांस के अधीन था, दोनों देशों के बीच 817 किलोमीटर लंबी एक सीमा खींची गई थी। थाईलैंड ने इसका विरोध किया क्योंकि नक्शे में प्री विहार मंदिर कंबोडिया के हिस्से में दिखा दिया गया था। ता मुएन थॉम मंदिर का थाईलैंड में उसमें दिखाया गया था, जिसे कंबोडिया अपना मानता है। ये विवाद 1959 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तक पहुंचा। 1962 में अदालत ने प्री विहार मंदिर को कंबोडिया का हिस्सा माना। थाईलैंड ने फैसले को स्वीकार किया, लेकिन आसपास की जमीन पर दावा आज भी जारी रहता है। ऐतिहासिक रूप से भी खमेर साम्राज्य, जो कंबोडिया का हिस्सा है, और सियाम साम्राज्य, जो थाईलैंड का है, इनके सीमाओं और प्रभाव क्षेत्र को लेकर संघर्ष लंबे समय से चला आ रहा है। इसका असर आज तक दिखता है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच में 28 मई को एमराल्ड ट्रायंगल पर भिड़ंत हुई, जिसमें एक कंबोडियाई सैनिक की मौत हो गई थी। ये वो जगह है जहां थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस की सीमाएं मिलती हैं। थाईलैंड और कंबोडिया दोनों ही इस इलाके पर दावा करते हैं। कंबोडियाई सेना के मुताबिक थाई सैनिक ने बॉर्डर इलाके के पास ता मुएन थॉम मंदिर को घेर कर उसके चारों ओर कंटीले तार लगा दिए थे। इसके बाद थाई सैनिकों ने ड्रोन छोड़ा, हवाई फायरिंग की। थाई सैनिक के मुताबिक पहले कंबोडियाई सैनिक ने संघर्ष शुरू किया। थाईलैंड ने बातचीत के जरिए तनाव कम करने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो गोलीबारी शुरू हो गई। ता मुएन थॉम मंदिर दोनों देशों की सीमा के उस हिस्से में आता है जो ठीक से तय नहीं है। यही वजह है कि इस पर दोनों देश अपना अपना दावा करते हैं कि थाईलैंड की तरफ स्थित है और कंबोडिया दावा करता है कि ये उसका ऐतिहासिक हिस्सा है, क्योंकि ये खमेर साम्राज्य के दौर में बना था। खमेर साम्राज्य कंबोडिया की एक शक्तिशाली और प्रभावशाली सभ्यता थी, जो 9वीं से लेकर 15वीं शताब्दी तक रही। इस साम्राज्य ने कंबोडिया के अलावा लाओस, थाईलैंड और वियतनाम के कई हिस्सों पर शासन किया। थाईलैंड का दावा है कि मंदिर तो कंबोडिया का हो सकता है, लेकिन उसके चारों ओर की जमीन पर उसका हक है। दोनों देशों की सेनाएं इस मंदिर के आसपास नियमित रूप से गश्त करती हैं, जिससे यहां अक्सर झड़पें होती हैं। इस बार की झड़प भी इसी मंदिर के पास हुई है, जिसमें ये एयर स्ट्राइक F-16 से की गई।
यूक्रेन पर रूस का हमला जारी है और युद्ध चौथे साल में प्रवेश कर चुका है। ऐसे समय में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ऐसी घोषणा कर दी है जिससे वैश्विक राजनीति में नई हलचल हो गई। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका की नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी यानी एनएसएस जारी किया है, जिसे रूस को अब प्रत्यक्ष खतरा यानी डायरेक्ट थ्रेट मानने से इनकार किया गया है। यह कदम अमेरिका की दशकों पुरानी विदेश नीति से सबसे बड़ा विचलन माना जा रहा है। नई रणनीति के मुताबिक अमेरिका अब रूस के साथ टकराव के बजाय सहयोग, रणनीतिक स्थिरता और नई भू राजनीतिक वास्तविकताओं के आधार पर रिश्तों का पुनर्निर्माण करना चाहता है। यह निर्णय पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और जो बाइडेन की नीतियों से बिल्कुल उलट है, जहां रूस को हमेशा यूक्रेन युद्ध, क्रीमिया कब्जे और साइबर हमलों के कारण प्रमुख वैश्विक खतरे के रूप में पेश किया जाता रहा है। अमेरिका की नई रणनीति का रूस ने गर्मजोशी से स्वागत किया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बयान दिया, कहा कि नई रणनीति में किए गए कई बदलाव रूस की दृष्टि की पूरी तरीके से अनुरूप हैं। पेस्कोव के अनुसार अमेरिका द्वारा रूस को प्रत्यक्ष खतरा न मानना, नाटो के विस्तार की अवधारणा का विरोध करना और रणनीतिक स्थिरता पर जोर देना वैश्विक व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि ट्रंप के अच्छे इरादों के बावजूद अमेरिकी डीप स्टेट यानी नौकरशाही और पुरानी सुरक्षा संरचना उनके रास्ते में खलल, बाधा डाल सकती है। नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति तथा कथित फ्लेक्सिबल रियलिज्म सिद्धांत पर आधारित है। इसका मतलब है कि अमेरिका वैश्विक राजनीति में कठोर वैचारिक रुख के बजाय बदलते हुए हालात के अनुसार अपनी नीतियों को संभालेगा। इस रणनीति में दावा किया गया है कि अमेरिका रूस को दुश्मन बनाकर नहीं चल सकता। वैश्विक स्थिरता के लिए रूस अमेरिका संवाद जरूरी। यूक्रेन युद्ध को कूटनीति से खत्म करना वॉशिंगटन की प्राथमिकता है। चीन रूस गठबंधन को रोकना अमेरिका के लिए अनिवार्य है। रणनीति में यह भी उल्लेख है कि रूस और चीन का मिलना अमेरिका के लिए सबसे खतरनाक परिदृश्य है और इसलिए अमेरिका को रूस के साथ संवाद बनाकर रखना होगा। दस्तावेज में एक और बड़ा बदलाव यह है कि इसमें मोनरो डॉक्ट्रिन को फिर से लागू करने की सलाह दी गई है। यह सिद्धांत पश्चिमी गोलार्ध, खासकर लैटिन अमेरिका को अमेरिका के प्रभाव क्षेत्र के रूप में मानता है और बाहरी शक्तियों के दखल का विरोध करता है। यह दृष्टिकोण रूस और चीन दोनों के लिए एक संदेश माना जा रहा है कि अमेरिका अपने पारंपरिक प्रभाव क्षेत्रों को लेकर फिर से सख्त होने जा रहा है। नई रणनीति में साफ कहा गया है कि यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए बातचीत को अमेरिका प्राथमिकता देगा। इसमें संकेत मिलता है कि वॉशिंगटन अब शस्त्र सहायता या सैन्य दबाव की तुलना में कूटनीतिक समाधान की ओर देख रहा है, महत्व दे सकता है। ट्रंप पहले भी कई बार कह चुके हैं कि वे 24 घंटे में युद्ध खत्म करा सकते हैं और आलोचकों का मानना है कि इसका मतलब यूक्रेन पर बातचीत में रियायतें देने के दबाव हो सकते हैं। पेस्कोव ने भी कहा कि नई अमेरिकी रणनीति नाटो के लगातार विस्तार के खिलाफ रूस की वर्षों पुरानी चिंताओं को स्वीकार करती है। उनका कहना था कि ये दस्तावेज रूस के लिए आशाजनक संकेत है। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि अमेरिकी सिस्टम में मौजूद शक्तिशाली तंत्र, खुफिया एजेंसियां, सैन्य नेतृत्व और नौकरशाही ट्रंप की नीतियों से सहमत नहीं है और वे बाधाएं खड़ी कर सकते हैं। नई रणनीति में इंडो पैसिफिक क्षेत्र को अमेरिका की आर्थिक और भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का मुख्य क्षेत्र बताया गया है। दस्तावेजों में चेतावनी दी गई है कि ताइवान को लेकर चीन के साथ बड़ा संघर्ष हो सकता है। अमेरिका और सहयोगी अपने सैन्य क्षमताओं को बढ़ाएंगे। क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाना मुख्य लक्ष्य है। स्पष्ट है कि रूस को अमेरिका ने मुख्य खतरे से हटाया है, वहीं चीन को अब भी प्राथमिक चुनौती माना जा रहा है। रूस पर जारी कठोर प्रतिबंधों ने उसे चीन के करीब ला दिया है। दोनों देश ऊर्जा, हथियार, वैश्विक कूटनीति में साझेदारी बढ़ा रहे हैं। दूसरी ओर यूरोपीय देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस पर निर्भरता कम कर चुके हैं। ट्रंप ने हाल ही में कहा कि इतिहास बताता है कि आपको रूस और चीन के एकजुट होने से बचना चाहिए। नई रणनीति उसी सिद्धांत को आगे बढ़ाने की कोशिश लगती है। ट्रंप ने रूस को खतरे की सूची से हटा दिया, ऐसा लग रहा है। अमेरिका रूस संबंधों में बड़ा कूटनीतिक बदलाव है। नई रणनीति में यूक्रेन युद्ध समाधान प्राथमिकता दिखाई दे रही है। क्रेमलिन ने ट्रंप की नीति का स्वागत किया, मतलब रूस ने स्वागत किया है।
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की आज लंदन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से मुलाकात करेंगे। खबर महत्वपूर्ण है। इस बैठक में फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भी शामिल हो रहे हैं। देखिए, इस बैठक की मेजबानी ब्रिटिश पीएम स्टारमर कर रहे हैं। ये मीटिंग बंद कमरे में होगी। चारों नेता यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी, अमेरिका के नेतृत्व वाले शांति प्लान पर चर्चा करेंगे। ये लीडर्स ट्रंप के पीस प्लान पर राजी नहीं हैं। नेताओं का कहना है कि इस प्लान में यूक्रेन को जमीन छोड़ने के लिए मजबूर किया जा सकता है। यूरोपीय देशों को डर है कि इस प्लान से रूस को ज्यादा फायदा है और भविष्य में रूस फिर हमला कर सकता है। दूसरी ओर ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने जेलेंस्की पर जंग लंबा खींचने का आरोप भी लगाया है। द इंडिपेंडेंट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि जेलेंस्की को डर है कि अगर युद्ध खत्म हुआ तो वो फिर कभी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने 7 दिसंबर को कतर में आयोजित दोहा फोरम में कहा कि जेलेंस्की जानबूझकर जंग खत्म नहीं कर रहे हैं। ट्रंप जूनियर ने चेतावनी देते हुए कहा कि ट्रंप यूक्रेन जंग से पूरी तरीके से पीछे हट सकते हैं।